इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ISA, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ISA, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ISA, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ISA। इसका गठन कब हुआ था? तो इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी जो है वो अनक्लोज के अंतर्गत ही, मतलब जब अनक्लोज लागू हुआ था उसी समय जो है ISA, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी भी अस्तित्व में आया था। उसी समय क्या था? इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी भी अस्तित्व में आया था। इसका गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1994 में हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1994 में हुआ था। यानी कि जिस दिन अनक्लोज को, मतलब अनक्लोज क्या हुआ था? अनक्लोज को पहले समझना होगा। अनक्लोज जो हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन लागू होने वाला था। तो संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन जिसका आधार था, तो अनक्लोज 1982 में सम्मेलन में आया था। लेकिन लागू कब हुआ था अनक्लोज? 16 नवंबर 1994। तो उसी समय क्या किया गया था? इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी को उसी समय उसे भी लागू किया गया था। तो क्या हुआ था कि हर देश के पास कुछ समुद्र था, मतलब समुद्र तो एक ही है, लेकिन ये था कि जब समुद्र को किसी भाग में बांटा जा रहा है तो ये हो रहा था कि इस देश का इतना इतना समुद्र होगा, लेकिन बीच में समुद्र बच रहे, तो ऐसे ना हो कि समुद्र को बांटने पर, कुछ दूरी जाने पर कहीं झगड़ा ना हो जाए देशों के बीच में। तो उसके लिए क्या लाया गया था? इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी को लाया गया था। तो इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी उसी दिन लागू हुआ था जिस दिन अनक्लोज लागू हुआ था। 1982 में अनक्लोज के लिए बात चला था, यानी कि सम्मेलन बस हुआ था कानून बनाने के लिए, लागू नहीं हुआ था। उसके लिए सोच विचार कर रहे थे। 1982 के बाद 12 साल बाद 1994 में, 16 नवंबर 1994 में 12 साल बाद उसके बारे में कानून बनाया गया। तो कानून बनाया गया, लागू किया गया, उसी समय जो है इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी लाया गया, ताकि दो देश या फिर अन्य देश, सारे देश झगड़ा ना हो जाए समुद्र के लिए, यानी कि समुद्र के संसाधन के लिए झगड़ा ना हो, इसलिए इसे लाया गया था। तो इंटरनेशनल सीबेट जो है अथॉरिटी जो है, इसका गठन 16 नवंबर 1994 में हुआ था। आधार क्या था? संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन अनक्लोज 1982 का आधार था, लेकिन लागू हुआ था, अनक्लोज लागू हुआ था 16 नवंबर 1994। इसी बीच ISA, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी भी लागू हुआ था। मुख्यालय कहाँ था? किंगस्टन जमैका में। इसे याद रखना होगा। अथॉरिटी कहाँ था? किंगस्टन जमैका, किंगस्टन जमैका। किंगस्टन जो है किंग से याद रख लेंगे, और जमैका का जमाइका मैका करके जमैका याद रख सकते हैं। तो किंगस्टन जमैका, किंगस्टन जमैका 16 नवंबर 1994 लागू हुआ था। 16 नवंबर 1994 इसी दिन ISA भी जो है ISA भी लागू हुआ था और अनक्लोज भी लागू हुआ था 1994 में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था किंगस्टन जमैका में। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है ये? एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है ये? अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। तो जब अनक्लोज लागू हुआ उसी दिन ISA यानी इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी भी अस्तित्व में आया था। ISA की आवश्यकता क्यों पड़ी? राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र EEZ तक 200 नॉटिकल माइल था। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र हाई सी प्लस डीप सी फेड एरिया है। क्या था? राष्ट्रीय अधिकार के क्षेत्र से परे क्षेत्र हाई सी डीप सीड एरिया है। एक मिनट, इसे देखिए, महासागर और हवाई क्षेत्र की, समुद्री क्षेत्र की कानून सीमाएं बनाई गई थी। उसी समय जो है अनक्लोज के समय ही इसे बनाया गया था। तो अनक्लोज के समय इसे बनाया गया था। तो राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र यानी कि आंतरिक जल क्षेत्र क्या था? तो कुछ जो भूमि से लगा हुआ होता है, देश की भूमि से जो लगा हुआ है, वो क्या है? वो क्या है? आंतरिक जल क्षेत्र है, यानी कि वो देश के अंदर आ ही रहे, तो क्या हो गया? आंतरिक जल क्षेत्र हो गया। लेकिन उस देश से लगा हुआ 12 नॉटिकल मील जो है वो प्रादेशिक समुद्र है, यानी कि उस प्रदेश के अंदर का समुद्र है, यानी कि कुछ ही दूरी का समुद्र है, उस देश से लगा हुआ कुछ ही दूरी का समुद्र है। वहां भी कुछ जो है कुछ भूमि पाई जाती है, अंदर में कुछ थोड़ा बहुत पाया जाता है। फिर उसके आगे उससे जुड़ा हुआ 12 नॉटिकल माइल, प्रादेशिक समुद्र से जुड़ा हुआ 12 नॉटिकल माइल सन्निहित क्षेत्र होता है, यानी उसके अंदर आने वाला क्षेत्र, उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र मान सकते हैं हम। क्या मान सकते हैं? उससे जुड़ा हुआ। तो ये 12 नॉटिकल माइल कितना दूरी हो गया? 24 नॉटिकल माइल हो गया। और जो प्रादेशिक समुद्र है वहां से लेकर, यानी कि बेस लाइन है, वहां से लेकर जो अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है उससे 200 नॉटिकल माइल दूरी तक, 200 नॉटिकल माइल दूरी तक, यानी कि उस देश की सीमा के 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक, मतलब सीमा से नहीं, समुद्रीय सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक जो है उस देश का आता है, उस देश के अंदर आता है। यहाँ पर किसी अन्य देश का जो जहाज है या फिर कोई भी वाहन आ रहा है तो उसके लिए क्या लगेगा? उनको टैक्स लगता है। उसके अंदर 200 नॉटिकल माइल के अंदर आने पर उसे क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो ये इतना जो है 200 नॉटिकल माइल EEZ जो होता है वो क्या होता है? उस देश का आर्थिक समुद्री क्षेत्र माना जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय हाईवे क्षेत्र माना जाता है। उस देश का क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, मतलब उस देश का वो समुद्र माना जाएगा। वहाँ पर वो कुछ भी कर सकता है, उसके संसाधनों का यूज कर सकता है, उस समुद्र संसाधन का क्या है, यूज कर सकता है। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल के बाद जो है हाई सी आता है। हाई सी में किसी भी कोई भी देश उसका यूज कर सकता है। हाई सी का क्या है, कोई भी देश उसका यूज कर सकता है। तो हाई सी का यूज कौन कर रहे थे? जो अधिक विकसित देश है, जो अधिक विकसित हो चुके देश है, जिनके पास अधिक पूंजी है, वही देश इसका यूज कर रहे थे, वही उन संसाधनों का यूज कर रहे थे। और बाकी गरीब देश के पास धन ही नहीं है तो कैसे यूज करेंगे? तो इस प्रकार से अगर कोई झगड़ा न हो, कहीं कोई दूसरा देश उस पर अपना अधिकार न जताने लगे, इसके लिए कानून लाया गया था। इसके लिए क्या लाया गया था? कानून लाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र EEZ तक 200 नॉटिकल माइल होता है। यानी कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में 200 नॉटिकल माइल तक आता है। वहां पर वो देश जो है अपना कोई भी कार्य कर सकता है, उस समुद्र के संसाधनों का यूज कर सकता है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र हाई सी जो होता है, हाई सी क्षेत्र अधिकार से परे क्षेत्र, यानी उसके अधिकार से अलग क्षेत्र माना जाएगा उसे। और डीप सी बेड एरिया, यानी कि जो अंदर का सी बेड एरिया है, तो क्या कर सकता है, उसका अधिकार से अलग क्षेत्र है, वो उसे यूज तो कर सकता है, कोई भी उसे यूज कर सकता है। तो वो क्या था, उसके अधिकार से अलग क्षेत्र था। वो क्या था, उसके अधिकार से अलग क्षेत्र माना जाएगा। तो आवश्यकता क्यों पड़ी? इन दोनों कारणों से आवश्यकता पड़ी। तो कहीं इन दोनों के बीच में मतलब झगड़ा ना हो जाए, दो देशों के बीच में कोई अपना अधिकार न जताने लग जाए, तो दो देशों के लिए उसे क्या किया गया था, बांटने के लिए HSA का गठन किया गया था। उस समय ISA का गठन किया गया था। अनक्लोज के अनुसार समुद्र तल का वह भाग जो किसी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, द एरिया कहा जाता है। समुद्र का वह भाग जो किसी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, उसे द एरिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द एरिया कहते हैं। द एरिया को मानव जाति की साझा विरासत, यानी कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मेकिंग माना जाता है। तो द एरिया या फिर सी एरिया को जो है मानव की साझा विरासत, यानी कि कोई भी मानव, सारे मानव का उस पर अधिकार है, इस प्रकार से माना जाता है। कोई भी देश अकेले इसका दोहन नहीं कर सकता, यानी कि सारे, कोई किसी का पर्सनल नहीं मान सकता, किसी देश का वो उस पर अधिकार नहीं हो सकता, सारे देश का, सारे लोगों का उस पर अधिकार होता है। तो कोई भी देश अकेले इसका दोहन नहीं कर सकता, सभी देशों के हित में इसका उपयोग होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है, तो इसी को व्यवस्थित करने के लिए ISA बनाया गया है। तो इन्हीं सब चीजों को सुरक्षित करने के लिए ISA बनाया गया है। ISA मुख्य कारण क्या है? तो ISA का मुख्य काम है खनिज गतिविधियों को नियंत्रित करना। खनिज जो खनन किया जाता है ना, उनको नियंत्रित करना, कि ये बीच के भाग में जिस पर सभी लोगों का अधिकार है, तो उस पर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खनन का काम होता है, खनिज का क्षेत्र होता है, तो उसे रोकने के लिए डीप सी माइनिंग की अनुमति देना। डीप सी माइनिंग की अनुमति देना मतलब जो उस डीप सी होता है, यानी समुद्र का आंतरिक भाग होता है, उस पर खनन के काम के लिए क्या करना? अनुमति देना। लाइसेंस जारी करना, लाइसेंस को जारी करना। और कंपनी देशों को अनुबंध देना, कि इसलिए अनुमति देना पड़ता है कि कहीं ये समुद्र को कोई नुकसान न पहुंचाए, समुद्र की जैव विविधता को कहीं कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसकी अनुमति इसीलिए दिया जाता है, उसे चेक करने के बाद। कंपनियों और देशों को अनुबंध देना, कोई भी कंपनी या देश है उसको क्या करना? अनुबंध देना। संसाधनों का प्रबंधन, पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, कोबाल्ट समृद्ध फोरोमैग्नीज क्रस्ट, तो इन सभी का संसाधन का सही प्रबंध करना। नोड्यूलस, सल्फाइड, कोबाल्ट समृद्ध फोरोमैग्नाइज क्रस्ट, इन सब का क्या करना? सही प्रबंध करना। पर्यावरण संरक्षण, समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना, खनन से होने वाले नुकसान को कम करना, क्योंकि यहाँ पर समुद्र से होने वाले खनन का जो है अन्य समुद्री क्षेत्र पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो उनको नुकसान को कम करने के लिए ये सब किया जाता है। लाभ का न्याय संगत वितरण, विकासशील देशों को भी अधिक लाभ मिलते हैं और जो गरीब देश है उनको लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास जो वो तकनीक नहीं होता है जिससे वो लाभ उठा सकें। ISA की संरचना क्या है? असेंबली, सभी सदस्य देश होते हैं, यानी कि असेंबली में जो है सभी सदस्य देश होंगे। काउंसिल में कार्यकारी निकाय होगी, यानी कि जो कार्य करने वाला निकाय होता है वो। और सेक्रेटरीट जो है प्रशासनिक कार्य होता है, तो सेक्रेटेरिएट प्रशासनिक कार्य करने वाला होता है। तो लीगल एंड टेक्निकल कमीशन, यह तकनीक की सलाह देने के लिए होता है। तो असेंबली, काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, लीगल एंड टेक्नीशियन कमीशन होता है। असेंबली, काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, लीगल एंड टेक्निकल कमीशन होता है। असेंबली, काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, लीगल एंड टेक्निकल कमीशन। असेंबली, काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, लीगल एंड टेक्निकल कमीशन। असेंबली, काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, लीगल एंड टेक्निकल कमीशन। असेंबली, काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, लीगल एंड कमिश्नर टेक्निकल कमीशन। तो क्या होता है? असेंबली होता है, असेंबली में सभी सदस्य होंगे। काउंसिल होगा, कार्यकारी निकाय होगा। सेक्रेटेरिएट प्रशासनिक कार्य होगा। लीगल एंड टेक्निकल कमीशन तो तकनीकी सलाह होगा।
सबसे पहले क्या था, असेंबली था, सभी सदस्य होंगे, काउंसिल था, उसमें कार्यकारी सलाह होंगे, और क्या था, सेक्रेटेरिएट, इसमें क्या था, सेक्रेटेरिएट में प्रशासनिक कार्य होगा। फिर टेक्निकल वाला जो था, टेक्निकल, लीगल एंड टेक्निकल कमीशन, तो तकनीकी सलाह के लिए होगा। भारत और आईएसए, तो भारत 1987 से पियोनर इन्वेस्टर रहा है। पियोनर इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्ट करने के लिए पहले आगे आता है, उसमें से इन्वेस्टर होता है। पियोनर इन्वेस्टर किसे कहा जाता है, तो जो इन्वेस्ट करने के लिए आगे आता है उसे कहा जाता है पियोनर इन्वेस्टर। पियोनर इन्वेस्टर, तो पियोनर इन्वेस्टर मतलब अग्रणी निवेशक, क्या बोलते हैं, अग्रणी निवेशक। पायनियर इन्वेस्टर, इसे पायनियर इन्वेस्टर कहते हैं। इसका अर्थ है किसी नए जोखिम भरे क्षेत्र या नई तकनीक से में सबसे पहले निवेश करने वाला। तो सबसे पहले क्या है, निवेश करने वाला भारत रह चुका है। भारत को सेंट्रल इंडिया ओशियन बेसाइन CIOB में खनन अन्वेषण का अधिकार मिला है। तो इसे CIOB, सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में खनन अन्वेषण का अधिकार मिला है। सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में खनन अन्वेषण का अधिकार मिला है। तो भारत में जो है 1982 जो अनक्लोज है वो 1982 में सम्मेलन में हुआ था, मतलब आधार रखा गया था, और भारत को 1987 से फाइनल इन्वेस्टर है। भारत डीप ओशियन मिशन भी चला रहा है। तो भारत क्या है, डीप ओशियन मिशन भी चला रहा है। भारत क्या कर रहा है, डीप ओशियन मिशन भी चला रहे हैं। तो यूपीएससी में भारत की भूमिका से प्रश्न आ सकता है। तो भारत जो है 1987 में फाइनल इन्वेस्टर यानी कि प्राथमिक इन्वेस्टर के रूप में देखा गया है। भारत को सेंट्रल इंडिया ओशियन बेसिन CIOB, सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में खनन अन्वेषण का अधिकार मिला है। भारत डीप ओशियन मिशन भी चला रहा है। भारत क्या कर रहा है, डीप ओशियन मिशन भी चला रहा है। यूपीएससी में भारत की भूमिका से प्रश्न आता है। अब देखते हैं हम सही से इसका प्रीलिम्स के लिए। मुख्यालय कहाँ है, किंगस्टन जमैका, मैंने याद कराया था ना, किंगस्टन याद कर लेंगे, और जमैका मैका तो जमैका, तो किंगस्टन जमैका स्थापना 16 नवंबर 1994 में आधार अनक्लोज के अकॉर्डिंग रखा गया है। समुद्र क्षेत्र राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है, समुद्री क्षेत्र जो है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सिद्धांत कॉमन हेरिटेज ऑफ मेकिंग, सिद्धांत क्या है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मेकिंग, जिस हिसाब से बना है उस हिसाब से सभी अपने अपने हेरिटेज में रहकर काम करेंगे। तो प्रीलिम में ISA किसके तहत बना है, तो अनक्लोज के तहत बना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय किंगस्टन जमैका में है। कॉमन हेरिटेज ऑफ मेकिंग किससे जुड़ा है, तो ये कॉमन हेरिटेज मेकिंग जो है सिद्धांत के अनुसार बना है ISA के तहत। मेंस में भी आ सकता है डीप सी मीनिंग के पर्यावरणीय प्रभाव, क्या क्या पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, समुद्री शासन क्या हो सकता है, ब्लू इकोनॉमी क्या है। तो अनक्लोज से लागू उसी दिन हुआ था ISA, जिस दिन ISA लागू हुआ था डीप सी माइनिंग नियंत्रण के लिए। डीप सी माइनिंग नियंत्रण के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी NCERT के स्टाइल में अगर देखें तो सबसे पहले समुद्र के हिस्से को समझते हैं। तो NCERT क्या कर रहे हैं, सबसे पहले समुद्र के हिस्से को बांटते हुए दिखा रहा है। तो टेरिटोरियल सी मतलब प्रादेशिक समुद्र, जो कि तट से 12 नॉटिकल माइल है, जो पूरा नियंत्रण देश का होता है। तो आंतरिक जल जो कि 12 नॉटिकल माइल जिसे हम प्रादेशिक समुद्र कहते हैं, ये क्या है, पूर्ण रूप से देश के नियंत्रण में होता है। ये क्या होता है, पूर्ण रूप से देश के नियंत्रण में होता है। तट से 12 नॉटिकल माइल यानी कि बेस लाइन को ही तट बोल रहा है, तो तट से 12 नॉटिकल माइल जो कि पूरा टेरिटोरियल सी यानी कि प्रादेशिक समुद्र यानी पूरा नियंत्रण देश के अंदर में होता है। EEZ, अब EEZ क्या है, संलग्न, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो वो तट से लेकर यानी कि वो तट से बेस लाइन से लेकर जो आर्थिक गतिविधियों के लिए EEZ बनाया गया है वहां तक यानी कि 1200 नॉटिकल माइल तक संसाधनों पर देश का अधिकार होता है। तो इसमें देख सकते हैं तट से लेकर बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल यानी कि अन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि यहाँ क्या होता है, पूर्ण रूप से नियंत्रण तो नहीं होता, लेकिन संसाधनों का उपयोग करने के लिए, संसाधनों का यूज करने के लिए यहाँ देश को अधिकार प्राप्त होता है। क्या होता है, यहाँ देश को अधिकार प्राप्त होता है। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संसाधनों पर देशों का अधिकार होता है। हाई सी या डीप सी जो है 12 नॉटिकल माइल के बाहर होता है, तो 200 नॉटिकल माइल के बाहर होता है। हाई सी और डीप सी जो है 200 नॉटिकल माइल के बाहर होता है। किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, तो इसमें क्या है, किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, इसमें क्या है, किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। यह डीप सी बेड एरिया कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, डीप सी एरिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डीप सी एरिया कहलाता है। यानी कि यहाँ पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, डीप सी एरिया कहलाता है। कॉमन हेरिटेज ऑफ मेकिंग,
कॉमन हेरिटेज ऑफ मेकिंग क्या है? तो अनक्लोज के अनुसार जो समुद्र तट 200 नॉटिकल माइल के बाहर है वह पूरी मानव जाति की साझा संपत्ति है। तो इसका मतलब है कोई देश अकेले खनन नहीं कर सकता है, सबको बराबर का लाभ मिलना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। इसी सिद्धांत पर आईएसए का काम करता है। इसी सिद्धांत पर आईएस क्या करता है? आईएसए काम करता है। आईएस क्यों बनाया गया? समुद्र तट में पाए जाते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल यानी कि मैग्नीफिक निकेल या कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यानी कि जो पत्थर होते हैं ना वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जो भी तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या है? गहरे समुद्र में 4-6 किलोमीटर गहराई की बहुधात्विक पिंड यानी कि गहरे समुद्र में 4-6 किलोमीटर गहराई की तलहटी में बिखरे हुए आलू के आकार के जो खनिज भंडार है जिसमें मैग्नीज निकेल कोबाल्ट और तांबा जैसे महत्वपूर्ण धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इन्हें ही मैग्नीज नोड्यूलस भी कहा जाता है, जो लाखों वर्षों में अवक्षेपण के कारण बनते हैं और भविष्य की ऊर्जा बैटरी तकनीक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मैग्नीज निकेल कोबाल्ट कॉपर या रेयर मेटल्स मिलते हैं। अगर देश बिना नियम के खनन करे तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो है नष्ट हो सकता है, संसाधनों पर अमीर देशों का कब्जा हो सकता है। इसलिए 1994 में आईएसए बनाया गया है। आईएसए क्या करता है? तो डीप सी माइनिंग को रेगुलेट करना, लाइसेंस देना, पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना, लाभ का न्यायपूर्ण वितरण करना। मुख्यालय जो है किंगस्टन जमैका किंगस्टन जमैका। स्थापना 16 नवंबर 1994। आधार अनक्लोज 1982। भारत का संबंध, भारत को सेंट्रल इंडिया ओशन बेसिन में खनन का अधिकार मिला है और भारत डीप ओशन मिशन चला रहा है, ब्लू इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। अब एनसीईआरटी के सार के अनुसार अगर देखें तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर समुद्र तल के संसाधनों को मानव जाति की साझा विरासत मानते हुए उन्हें नियंत्रित करने के लिए आईएसए बनाया गया है। आईएसए क्या किया गया है? बनाया गया है। करंट अफेयर 2024 से 2026 तक। तो अभी चर्चा में क्यों है? कारण है डीप सी माइनिंग को लेकर वैश्विक बहस। आईएसए माइनिंग कोड यानी कि जो खनन के लिए कोड बनाया गया है, नियमावली बनाई गई है, उसके लिए बनाने की प्रक्रिया में है। कुछ देश चाहते हैं कॉमर्शियल डीप सी माइनिंग शुरू हो। कई देश वैज्ञानिक मोराटोरियम अस्थायी रोक यानी कि अस्थायी रूप से रोकना चाहते हैं कि मांग कर रहे हैं, अस्थायी रूप से मांग कर रहे हैं। मुद्दा विकास बनाम पर्यावरण है। अगर कॉमर्शियल डीप सी माइनिंग हुआ, व्यापार के लिए अगर ये सब शुरू हो गया तो क्या है? पर्यावरण को नुकसान होने लगेगा। तो इसके लिए अस्थायी रूप से रोक के लिए भी मांग कर रहे हैं वैज्ञानिक और कई देश। डीप सी माइनिंग क्यों महत्वपूर्ण है? समुद्र तल में मिलते हैं निकल कोबाल्ट कॉपर मैग्नीज रेयर अर्थ मेटल, ये सभी जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बैटरीज के लिए, रीन्यूएबल एनर्जी के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए। इसलिए इसे एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स से जोड़ा जा रहा है। पर्यावरण चिंता, डीप सी इकोसिस्टम बहुत नाजुक है। खनन से बायोडायवर्सिटी को नुकसान होता है। सेडिमेंट प्लूमेज से समुद्री जीवों को खतरा हो सकता है। सेडिमेंट प्लम से समुद्री जीवों को क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है, आवाज वाली प्रदूषण हो सकती है, ध्वनि प्रदूषण। वैज्ञानिक कहते हैं डीप सी इकोसिस्टम के बारे में सभी पर्यावरण जानकारी नहीं है। तो अभी क्या है? पर्यावरण को जानकारी नहीं है। ग्लोबल पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो छोटे द्वीपी देश जैसे कि नोरो छोटे द्वीपी देश जो है माइनिंग का समर्थन कर रहे हैं। ईयू या फ्रांस जर्मनी जैसे देश जो है मोरेटोरियम की मांग कर रहे हैं, यानी कि अस्थायी रूप से रोकने की मांग कर रहे हैं। क्लाइमेट गोल्स वर्सेस मैरीन कंजर्वेशन का टकराव हो रहा है। 2 ईयर रूल्स क्या है? अगर कोई देश माइनिंग एप्लीकेशन देता है और आईएसए 2 साल में नियम नहीं बनाता तो उसे निर्णय लेना ही होगा। तो उसे क्या करना होगा? निर्णय लेना ही होगा। 2021 में नौरू ने इस नियम को एक्टिवेट किया। इससे आईएसए पर जल्दी माइनिंग कोड बनाने का दबाव पड़ा। भारत करंट में रोल क्या है भारत का? तो भारत जो है आईएसए का सदस्य है। सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में एक्सप्लोरेशन अधिकार है। भारत की डीप ओशन मिशन 4000 प्लस करोड़ चल रही है। भारत बैटरी मिनरल में आत्मनिर्भरता चाहता है और यूपीएससी में इसे ब्लू इकोनॉमी या स्ट्रेटेजिक मिनरल्स क्लाइमेट पॉलिसी से जोड़ा जा सकता है। अब संभावित प्रश्न बन सकता है आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? किंगस्टन जमैका। 2 ईयर रूल्स किससे जुड़ा हुआ है? तो 2 ईयर रूल्स जो है हाई सी से जुड़ा हुआ है आईएसए से। पॉलीमेटेलिक नूडल्स कहाँ मिलते हैं? तो आईएसए के पास ही मिलेगा।
मेंस के लिए डीप सी माइनिंग अवसर और चुनौती, ब्लू इकोनॉमी बनाम मिनरल इकोलॉजी, एनर्जी ट्रांसमिशन और आईएसए की भूमिका। माइनिंग कोड अभी फाइनल नहीं हुआ है, पर्यावरण चिंता बहुत अधिक है। 2 ईयर रोल जो है एक्टिवेट हो चुका है। भारत एक्टिव पार्टिसिपेंट है। अब पीवाईक्यू देखते हैं, तो पीवाईक्यू क्या है? पीवाईक्यू 2012 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र तल का वह भाग जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मानव जाति की साझा विरासत माना जाता है। हाँ, माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण आईएसए समुद्र तल में खनन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हाँ, करता है। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी कि पहला का सी होगा। अब दूसरा 2015 में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तल पर पाए जाने वाले खनिज संसाधन है? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, कोबाल्ट समृद्ध क्रस्ट, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड। तो पहला बस पता है मेरे, तो कोबाल्ट भी है, हाइड्रोथर्मल नहीं है शायद। तो मेरे हिसाब से तो 1 और 2 होगा, बी होना चाहिए दूसरा का। पहला का सी, दूसरा का बी होना चाहिए। अब तीसरा का क्या है? 2017 में अनक्लोज का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से, समुद्र कानून से। तो समुद्र कानून से है, तो आंसर होगा बी। 2021 में भारत को मध्य भारतीय महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की खोज का अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण आईएसए का मुख्यालय पेरिस में है। तो पेरिस में नहीं है, आंसर होगा पहला बस। केवल एक नहीं, केवल एक भी नहीं, डी होगा शायद, दोनों नहीं होगा, डी होगा। 2023 में कॉमन हेरिटेज ऑफ मेकिंग की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे है? अंटार्कटिका से, बाह्य अंतरिक्ष से, गहरे समुद्र तल से, उपरोक्त सभी से। तो गहरे समुद्र तल से है। कॉमन हेरिटेज बाह्य अंतरिक्ष गहरे समुद्र तल से, सी होगा, सी। आंसर चेक करते हैं, पहला का सी सही है, दूसरा का डी होना चाहिए था, दूसरा का डी होना चाहिए था, हमने भी लगाया है। तीसरा का बी सही है, चौथा का ए होना चाहिए था और पांचवा का डी होना चाहिए था, तो हमसे गलत हुआ था। पांचवा का डी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। अंटार्कटिका, बाह्य अंतरिक्ष, गहरे समुद्र का, तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें। क्या है? उपरोक्त सभी आएगा। और इसका आंसर होगा केवल एक, भारत को मध्य भारतीय महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस की खोज का अधिकार प्राप्त है। हाँ, तो इसका क्या आएगा? ए आएगा, ए ही तो बोले थे पहले। अब तीसरा तो सही था हमारा, समुद्र कानून वाला, और दूसरा गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तल पर पाए जाने वाला खनिज है? तो आंसर होगा डी, 1 2 3 तीनों। हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, कोबाल्ट समृद्ध क्रस्ट, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, तो तीनों आएगा। अब देखते हैं हम और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? एमसीक्यू है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण आईएसए संयुक्त राष्ट्र का विशेषीकृत अधिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत अभिकरण है। मतलब मेरे समझ नहीं आया। आईएसए का अधिकार क्षेत्र उन समुद्री क्षेत्रों तक सीमित है जो किसी देश के ईईजेड के अंतर्गत आता है। नहीं, उससे आगे भी है। द एरिया शब्द अनक्लोज में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र तल के लिए प्रयुक्त है। हाँ, तीसरा तो सही है, तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए आंसर, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। डीप सी माइनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल मुख्यतः मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट और तांबा से युक्त होते हैं। ये नोड्यूल सामान्यतः उथले समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते नहीं, ये अंदर में पाए जाते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा संक्रमण से संबंधित औद्योगिकी में होता है। तो हाँ, होता है। तो आंसर होगा 1 और 3। मेरे हिसाब से तो बी होगा दूसरा का। 2 ईयर रोल जिसका उल्लेख हाल के वर्षों में हुआ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आईएसए द्वारा खनन नियमावली बनाने की समय सीमा पर है। तो आंसर होगा बी, तीसरा का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉमन हेरिटेज ऑफ मेकिंग सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? गहरा समुद्र तल, अंटार्कटिका, बाह्य अंतरिक्ष, किसी देश का महाद्वीपीय शेल्फ। तो आंसर होगा गहरा समुद्र तल होगा, अंटार्कटिका होगा, बाह्य अंतरिक्ष किसी देश का महाद्वीपीय शेल्फ। तो इसका आंसर होगा 1 2 और 3, बी होगा आंसर, शायद बी होगा चौथा का। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अन्वेषण का अधिकार प्राप्त है। भारत की डीप ओशियन मिशन का संबंध समुद्र तल संसाधन की खोज से है। मिशन समुद्र तल संसाधनों की खोज से भारत को केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल को अन्वेषण का अधिकार प्राप्त है। हाँ, प्राप्त है। 1 2 आईएसए का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में नहीं है, तो आंसर होगा 1 और 2, एक होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। छठवां, आईएसए समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए बाध्यकारी नियम बना सकता है।
हाँ बना सकता है। हाई सी और द एरिया एक ही अवधारणा यहाँ है। ISA केवल खनन के व्यावसायिक चरण को नियंत्रित करता है, अन्वेषण एक्सप्लोरेशन को नहीं। एक्सप्लोरेशन को भी तो करता है शायद। 1-2 हो सकता है, देखते हैं छठवां का। बी। सातवां, डीप सी माइनिंग से संबंधित पर्यावरणीय चिंता का मुख्य कारण है। समुद्र तल पर ऑक्सीजन की अधिकता, तलछट पर प्रसार, लवण में तीव्र वृद्धि, समुद्री ज्वालामुखी गतिविधि। तो समुद्र तल पर ऑक्सीजन की अधिकता नहीं, तलछट का प्रसार। सेटमेंट प्लम। तो बी होगा सातवां का, बी होगा सातवां का, क्या होगा, बी होगा। अब देखते हैं, पहला का हमने सी लगाया है जो कि गलत है, पहला चेक करना पड़ेगा। दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है, छठवां का ए है, छठवां का क्या है, ए है, और सातवां भी सही है। तो छठवां देखते हैं यार। छठवां केवल एक दिया है, आई ऐसे समुद्र जैव विविधता संरक्षण के लिए बाध्यकारी नियम बना सकता है। नहीं, बाध्यकारी नियम नहीं बना सकता बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है, हाई सी और द एरिया एक ही अवधारणा है, तो ये सही है इसका। केवल एक सही होगा, ए बोल रहा है इसमें, ए यानी कि बाध्यकारी नियम बना सकता है बोल रहे हैं। अब देखते हैं हम, पहला पहला हमारा गलत हुआ था, तो पहला क्या है, बी दिया है इसका आंसर, हमने सी लगाया ना, केवल 3 सही होगा। द एरिया शब्द अनक्लोज में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र तल से प्रयुक्त होता है, तो यही बात सही है। ऊपर का जो दिया है वो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत अभिकरण नहीं है। क्या है, विशेषीकृत अभिकरण नहीं है। ISA अधिकार क्षेत्र उन समुद्री क्षेत्रों तक सीमित है जो किसी देश की EEZ के अंतर्गत आते हैं, नहीं है, इसके आगे का भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा बी, द एरिया और अनक्लोज राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र तल के लिए प्रयुक्त होता है, तो आंसर होगा केवल 3।